कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोच क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग शुरू कर चुके हैं प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल अपवर्तन पढ़ा था, स्नेल का नियम पढ़ा था। आज हम उसी पर एक सवाल इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ इसमें कह रहा है कि निम्न अपवर्तन में अपवर्तन हो रहा है, इसमें तुम्हें ई का मान ज्ञात करना है। ध्यान दो सभी लोग, ई का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दो, हमने आपको स्नेल का नियम बताया था। स्नेल के नियम में एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने बताई थी आपको नोट करके कि आंसर अगर आपको लगाना है तो हमने आपको बताया था μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin i। ये फार्मूला ध्यान दो, μ1 sin i इक्वल टू, अब यही ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बताना। जिसे आप लोग ऐसे sin i बटा sin r बराबर लिखते हो, μ1 μ2 बटा μ1 होता है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा, μ1 क्या है? पहले जिसमें लाइट आ रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। देखो μ1 किसका अपवर्तनांक है? जिसमें से लाइट आ रही है। μ2 किसका अपवर्तनांक? जिसमें लाइट जा रही है। बस यही आपको जानना है। μ1 का मतलब जिसमें लाइट आ रही है और μ2 का मतलब जिसमें लाइट जा रही है। ये बात ध्यान दो। तो चलो इसमें देखो, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, फर्स्ट अपवर्तन में ध्यान दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अगर इसको देखें तो μ1 सही है, यहाँ कोण आई है ना, तो साइन आई हो जाएगा, ये भी सही है। अच्छा ये बताओ, ये अगर आर है तो ये कोण कितना होगा? आर, तिर्यक कोण। देखो अगर दो समांतर लाइन है, उसको कोई लाइन प्रतिच्छेद करती, दो ये लाइन समांतर है और ये इसको प्रतिच्छेद करती है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। कोई दिक्कत नहीं, बस यही बना नहीं था, इसको समझ लिए, समझ गए ना? अरे ऐसे बना दो, ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि अगर दो समांतर लाइंस को हटा दो, अभी हटाओ कुछ देर के लिए, दो ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दो समांतर लाइन है और इनको एक तिर्यक लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है। तो समांतर लाइन हो तो ये तिर्यक कोण क्या होते हैं आपस में? ये कोण अगर आर होगा तो ये भी कोण आर होगा, वही तो ये बना हुआ है, समझ गया ना? तो यहां तो आ गया म्यू, और ये भी क्या आ जाएगा? μ2 sin r। इससे सहमत हो ना? ये पहले अपवर्तन में हो इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो। अब ध्यान दो, यहाँ इसमें देखो, इसमें लाइट किससे आ रही है? μ2, तो μ1 की जगह पर इसमें क्या होगा? देखो μ1 और μ2 माध्यम के, ये नहीं समझो कि पहला दूसरा माध्यम, नहीं समझो। μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट जा रही है, बस। μ2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लाइट जा रही है, जिससे और जिसमें। यहां से लाइट आ रही थी तो μ1 है, किसमें जा रही है? μ2 में। अब क्या हो रहा है? अब μ2 से लाइट आ रही जा रही है μ1 में, तो अब यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा μ2 sin r बराबर μ1 sin e। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेटा ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब इससे कठिन क्वेश्चन इस स्नेल के नियम से नहीं पूछेगा। इन दोनों में ध्यान दो, इधर μ2 sin r है, इधर μ2, तो ये बराबर है कि नहीं? अगर ये बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं? क्योंकि दोनों के साइड बराबर हैं, तो दोनों के एक साइड बराबर है, तो दोनों के दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा a बराबर b बराबर c, तो हम क्या लिखते थे? a बराबर c। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये आप पढ़ चुके हो। तो यहां से देखो, अगर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो आप, तो यहां हम लिख सकते हैं μ1 sin i बराबर μ1 sin e। होगा कि नहीं होगा? μ1 से μ1 कट गया। अच्छा, sin e बराबर क्या आ जाएगा? sin i, तो e बराबर कितना आ गया? आ गया ना e का मान, तो e तो इसका निकला है। समझ गए ना आप लोग? इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो आप लोग। एक बात समझ लो, ये जो स्नेल का ये वाला फार्मूला है, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। ध्यान दो, μ1 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे लाइट जा रही है, μ2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लाइट जा रही है। यहां ध्यान दो, लाइट कहां से जा रही? μa से। किसमें जा रही? μm से। तो μ1 की जगह μa रखा और μ2 की जगह यहां पर आ जाओ, यहां लाइट किस में से जा रही है? म्यूम में से, तो μn के जगह पर क्या रखेंगे? म्यूम। किस में जा रही है? म्यूम में, तो μ2 की जगह पर क्या रखेंगे? म्यूम। बस अब समझ गए ना? ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। चलो, कोड बी और कोड ए का क्या काम है?
यहां ध्यान दो, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो हम कोई भी बात रिलेटिव कहते हैं, हर चीज का एक रिलेटिव होता है। जैसे अभी ये कह रहे थे सर कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, तुम्हारी है, वहां पर किसी और का कब्जा। कुछ लोग ऐसा कहते थे दुनिया मैं चला रहा हूं, आज उस शमशान के जमीन के अंदर फटे हुए फिर भी दुनिया चल रही है। यहां ध्यान दो, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? दोनों माध्यम में चालों का अनुपात। पहले माध्यम में प्रकाश गई, मैंने माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, यह प्रकाश जब दूसरे माध्यम में इंटर करे तो इसकी चाल क्या हो रही है? v2 हो रही। तो मैंने माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और अपवर्तनांक μ1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 व अपवर्तनांक, यहां पर v1 लेस देन है, μ1 लेस देन है μ2 से। समझ गए? क्योंकि ये सघन है, ये विरल है। अच्छा यहां पर ध्यान दो, हमने क्या बताया? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम कहने जा रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां पर दो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष निकाल लें तो आपने देखा था 1 μ2 क्या आया था बेटा? 1 μ2 बराबर क्या आता? μ2 अपान μ1, ये तो आया था। 1 μ2 बराबर क्या आया था? μ2 अपान 1 μ2। यानी दो, मैंने कहा था जिसका दो पहले माध्यम, जिस माध्यम के सापेक्ष आपको निकालना वो नीचे रहेगा, और जिसका निकालना है वो, ध्यान दो, पहले माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं क्या? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष जिसका निकाल रहे हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम का नीचे है, दूसरे माध्यम का ऊपर है। अच्छा आ जाओ, μ2 का मान क्या होगा बेटा? c/v2, और μ1 का /मान क्या होगा? c/v1। ऐसा क्यों? याद करो, मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि n बराबर होता है, μ बराबर होता है c/v। तो μ1 बराबर क्या हो जाएगा? c/v1, और μ2 बराबर क्या हो जाएगा? c/v2। ये बात आपको ध्यान देना है। तो मैंने μ1 और μ2 का मान उठा के रख दिया। c से c मर जाएगा, तो जब ये मर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? नहा धो के आना आप लोग। तो ये μ2 अपान μ1 बचेगा, और यहां से जब ये कट गए तो क्या बचा? v1 अपान v2। आ गया ना संबंध? संबंध आया नहीं? तो दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? उन माध्यमों के वेगों के अनुपात के बराबर होता है। जब हम आपको वहां हाइगेंस सिद्धांत पढ़ाएंगे तो ये वाला फार्मूला वहां पर लगाएंगे, याद रखना। देखो मतलब अगर आपको जो अपवर्तनांक और वेग में संबंध आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं? तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? दो माध्यमों में चालों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या कहो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कोई भी परिभाषा आप, मेन तो फार्मूला ये है, परिभाषा तो आजकल पूछता नहीं है, आपसे केवल फार्मूले का यूज होगा। तो यहां समझ गए ना? यहां तो μ1 क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें जिससे लाइट जा रही। μ2 क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लाइट जा रही। समझ गए ना? तो इतना आप लोग नोट कर लो। चलो नोट करो। ये देखो, ये पहला माध्यम है, मैंने मान लिया इसका अपवर्तनांक μ2 है, इसका अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। प्रकाश आ रही है, ध्यान दो, मैंने एक बात बताया था आपको कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती? आवृत्ति। क्या नहीं बदलती है? और रंग। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्यों? ऐसा क्यों? ये लाइट है, ये रेज निकाला, पर सेकंड कितना किरण निकाला वही उसकी आवृत्ति है। तो ये जितना किरण निकालेगा, मान लो 10 किरण निकाला, तो चाहे कांच पड़े चाहे पानी पड़े 10 ही तो जाएंगे, कि बीच में खा लेगा? कभी हवा ने तुमको खाया है क्या? मीडियम कभी किसी को नष्ट करता है? मीडियम तो नष्ट नहीं करता, वो तो चलने के लिए माध्यम देता है। तो ये तो जाएगा, तो आवृत्ति तो खत्म होगी नहीं, तो आवृत्ति फिक्स होती है। तो ये आवृत्ति है। मैंने माना पहले माध्यम में वेग अगर v1 है तो क्या हो जाएगा बेटा? v1 बराबर म्यू λ1, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। λ1 क्या है? तरंग दैर्घ्य है। और v2 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ तो? म्यू λ2। इनको भाग करो जरा, तो v1 बटा v2 बराबर क्या निकलेगा? λ1 अपान। ये बात समझ में आई कि नहीं है? और आपको पता है ये किसके बराबर है? हम जानते हैं μ2 अपान μ1 बराबर क्या होता है? v1 अपान, और v1 अपान v2 बराबर क्या आ गया? λ1 अपान। तो ध्यान दो,
ये हमारा किसमें संबंध आ गया? तरंग दैर्ध्य, वेग और अपवर्तनांक तीनों में संबंध स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए ना? तो इतना नोट कर लो, ये भी बहुत जरूरी है सवाल लगाने के लिए। बस अब यहां पर देखो बेटा, हम क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूर्णांतरिक, अच्छा पूर्णांतरिक बच्चे कैसे कहलाते हैं अभी उसके बारे में बताएंगे। ऐसे स्टूडेंट पूर्णांतरिक कब कहलाएंगे जरा देखो यहाँ, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। हम यहां पर एक माध्यम बना रहे, ध्यान दो जरा, ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा बेटा है विरल माध्यम। ये हमारा सघन माध्यम और ये इसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया μ1 μ2 और इसका अपवर्तनांक मैंने क्या मान लिया μ1, यानी μ2 ग्रेटर देन क्या है μ1 के। ये बात समझ में आई? अब ध्यान दो, प्रकाश ऐसे आ रही है सर, आ रही है, प्रकाश तो आएगी। मैं चाहे जितना प्रकाश पढ़ा दूं तुम्हारे लाइफ में प्रकाश आने वाली नहीं है। यहां देखो कि तुम यहां से जाने के बाद प्रकाश को भूल जाते हो। ये कोण आई हो गया। अब देखो प्रकाश को जाना किधर था, लेकिन अब भटक जाएगी, प्रकाश अपने रास्ते से भटक जाएगी और भटक कर अविलंब की ओर, अविलंब से दूर हटेगी। ऐसे ही तो होगा। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ एक चीज देखो, सोचो, अगर मैं इस कोण का मान और बढ़ा दूं तो ये और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? अगर मैं इस जो आई है, इस आई को थोड़ा और बढ़ा दूं, ये प्रकाश को इधर से डालूं तो लाइट इधर से जाएगी। तो क्या कह रहा है कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का मान जिसके कारण जो ये अपवर्तन कोण है ये 90 अंश हो जाए। क्या हो जाए? यानी जब लेकिन याद रखो, क्रांतिक कोण तभी बनता है जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है। अगर मैं आपतन कोण का मान बढ़ाते जाऊं, एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ के यहां, यानी ये वाला जो रेखा है ये बढ़ के कहां पहुंच जाएगा, यहां, और ये कभी नहीं बढ़। यहां ध्यान दो, अगर मैं इस आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये देखो आपतन कोण का मान मैंने मान बढ़ाया और आप देखो ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसी आपतन कोण को हम कहते हैं सी कहते हैं, या कभी कभी ये लिखा होता है आईसी। क्या लिखा होता है बेटा? सी या आईसी। तो देखो ये आपतित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण है। कोण कितना है? 90 आए। अब स्नेल का नियम लगाओ। क्या लिखा है? स्नेल का आपतन कोण का वह मान जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यहां से प्रकाश किसमें में से, आपको पता है स्नेल का नियम क्या होता है? μ1 sin I बराबर μ2 sin। μ1 कहां का है? जिसमें से लाइट जा रही है। तो यहां पर मीडियम इस बार क्या है? तो μ1 के जगह पर क्या हो जाएगा बालक? क्योंकि μ2, और μ1 की जगह पर क्या हो जाए? μ2 की जगह पर μ1 हो जाएगा। अब देखो, अगर I का मान यहां पर मैं लिखूं इफ I इक्वल टू C, देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। अगर I का मान C हो जाए तो R का मान क्या हो जाएगा? 90। उठा के रख दो, तो μ2 sin C बराबर क्या हो जाएगा? μ1 sin 90। और sin 90 का मान क्या होता है बालक? 1 होता है। तो यहां से μ2 को इधर भेजो, तो sin C बराबर क्या आ जाएगा? μ1 अपान μ2 होगा ना। अच्छा अगर मैं ये बात करूं तो sin C बराबर क्या लिख सकता हूं? sin C बराबर लिख सकता हूं 1 बटा क्या लिख सकता हूं? μ2 अपान, अरे पलट, मेरी बात सुनो, मैंने साइन को नहीं पढ़ता है। ये μ1 अपान μ2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? μ1 अपान μ2 की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ मुझे। क्या हो जाए? 2μ1 2μ1 होगा कि नहीं? μ1 अपान μ2 की वैल्यू क्या होगी? 2μ2 होगी। और हमें और हम जानते हैं कि 2μ2 बराबर क्या होता है? 2μ1 बराबर होता है 1 अपान 1, होगा कि नहीं? अरे पलट जाएगा, ध्यान दो, μ1 अपान μ2 है। अगर μ1 अपान μ2 को हमें ये लिखना है, जरा तुम बताओ। यहां तो देखो हमने लिख दिया 2μ1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा बताओ मुझे। इस वाले को अगर मैं चेंज करूं तो इसको μ2 अपान μ1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर μ1 ऊपर ही तो जाएगा,
जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे ये यही लिखा हुआ है, मैंने म्यू1 को इधर कर दिया, और ये क्या है, ये क्या है 1 μ2, क्या है बेटा 1 μ2। तो यहां से साइन सी बराबर आ जाएगा, ध्यान दो, साइन सी बराबर आ जाएगा 1/1 μ2। क्या हो जाएगा बेटा 1/। एक बात और समझ लो, ये तो यहां पर हो गया। अब मैं एक केस मानता हूं, क्या मान लेता हूं बेटा, एक इंपॉर्टेंट केस। मैंने यहां पर यह मान लिया कि जो म्यू1 है, यदि याद हो, यदि म्यू1 बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए। क्या हो जाए बेटा 1 कब होगा, हवा में जाएगी प्रकाश, हवा के लिए म्यू1 का मान, और म्यू2 का मान मैं म्यू मान लू, क्या मान लू, तो यहां पर साइन सी बराबर क्या निकलेगा बताओ, साइन सी बराबर निकलेगा, साइन सी बराबर निकलेगा 1/, ये तो आ गया। और कई कई किताबें लिख देते हैं म्यू के जगह पर n लिख देते हैं, साइन सी बराबर 1/n, ये भी जान लो। देखो म्यू और n में कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, n भी होता है और म्यू भी होता है। कुछ किताबें अपवर्तनांक को n लिखती हैं, कुछ किताबें अपवर्तनांक को म्यू लिखती हैं। तो यहां पर आप एक चीज आप ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है कि म्यू1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें में से लाइट जा रही है, म्यू2 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लाइट, यहीं तक अगर आप लिख दोगे तो भी सही है। आप चाहे ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, और चाहे आप ये लिखो, ये केस है, ये स्थिति, एक विशेष स्थिति में लिख देता हूं, विशेष स्थिति है, समझ गए ना। तो क्रांतिक कोण ऐसे पूछता है, क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करो, तो उसके लिए यही फार्मूला, ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। चलो यहां ध्यान दो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अलग चीज है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अलग चीज। जैसे वो देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, तुम अपने घर में से, घर आपका सघन है, घर से निकलकर बाहर पानी पूरी वाले ठेले के पास जाने की जो प्रबल इच्छा है, दरवाजा खुला है, लेकिन सामने पापा को देखकर तुम लौट आते हो मुंह बना के, वही पूर्ण आंतरिक। इतनी प्रबल इच्छा से घर से निकलते हो, गेट पे पानी पूरी वाला खड़ा है, अचानक पापा को देखते हो, तुम जो लौट आते हो गेट से, गेट को छू के लौट आना कितनी तकलीफ होती होगी सोचो, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ध्यान दो, ये देखो, ये माध्यम मैंने मान लिया कि क्या है, अच्छा पानी पूरी वाले कितने कितने अच्छे होते, देखते हो, बढ़िया से डिटर्जेंट वगैरह लगा के आराम से आते बेचारे, कितना साफ सफाई रहता है। हाँ, पानी पूरी वाले भी कमाल के होते हैं, उनके हाथ इतने पवित्र होते हैं। यहाँ देखो, इधर देखो, ये हमारा कोण सी है, क्रांतिक कोण सी है, आपको मैंने बताया था। इधर देखो, जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, तो ये कोण कितना हो जाता है। अब बता दो, अगर इस कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें हम, थोड़ा सा, अगर इस कोण का मान अगर और बढ़ा दें हम, तो ये लाइट इधर चली जाएगी, मतलब जाना था इधर, इधर रोकने वाला कोई नहीं है। ये सामांग माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, इससे प्रकाश जा सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा और बढ़ा दे तो ये लाइट इसी में लौट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, सघन माध्यम से आई और सघन माध्यम में ही जा रही है, सघन और ये विरल। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करते हैं, तो ये लाइट इस माध्यम में न जाकर उसी में वापस लौटता है, पहली बात। और इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरी बात यह है कि इसकी शर्तें क्या है, पहली बात तो है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है। दूसरा क्या है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सघन से विरल में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कल हम इसके बारे में अच्छे से लिखवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को छोड़ रहे हैं हम, जाके घर पे अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है।